आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मोटिवेशनल कोट है इसमें बहुत ही आप बोल सकते हैं कि शानदार बात बोली गई है। एक लाइफ डे टू डे लाइफ में आपको ऐसी चीज़ें फेस करने को मिल जाती होंगी जो आप देखते होंगे कि कई बार आपके जो बहुत जिन्हें आप अपना खास दोस्त मानते हैं या खास बहुत मानते हैं, वो आपको छोड़ के बिल्कुल एक दूर चले जाते हैं और आपसे कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि यू डोंट लूज़ फ्रेंड्स, यू लूज़ अंडर कवर हेटर्स। क्योंकि आपके जो सही और सच्चे दोस्त होते हैं ना, वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाते। छोड़ के वही जाते हैं जो आपसे जलते हैं, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, जो आपकी सफलता से खुश नहीं होते, वही लोग आपके छोड़ के जाते हैं। तो आप समझिए कि कितनी इम्पॉर्टेंट बात है। हर किसी की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं और जितनी जल्दी आप ऐसे लोगों को पहचानें और अपनी लाइफ से दूर करें, दैट वुड बी द बेस्ट पार्ट इन यू। तो यही था आज का मोटिवेशनल कोट। चलता हूँ, आपको अब दे देता हूँ कोरोना अपडेट। वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो टोटल इस समय लगभग 2,91,65,197 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स निकल के आ चुके हैं। इसमें से अगर आप देखेंगे 9,27,803 लोग की जान अब तक चली गई है कोरोना वायरस की वजह से। रिकवर्ड केसेस की अगर बात करी जाए तो लगभग 2 करोड़ 10,05,622 पूरी तरीके रिकवर होकर घर जा चुके हैं। टॉप कंट्रीज़ पे आप देखेंगे तो यूएसए, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, पेरू बने हुए हैं। जल्दी ही आपको, जब तक ये सितंबर ख़त्म होगा, आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया जो है टॉप नंबर पे आता हुआ नज़र आएगा आपको। वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा केसेस इस समय हमारे देश में ही आ रहे हैं। 90,000 प्लस केसेस पर डे इंडिया में आ रहे हैं। उसके बाद अगर इंडिया के केसेस टोटल देखेंगे तो 48,45,003 केसेस निकल के टोटल आ चुके हैं। इसमें से आप देखेंगे तो 37,77,044 लोग जो है कोरोना वायरस से पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, घर जा चुके हैं। 79,754 लोग जो हैं कोरोना वायरस की वजह से इंडिया के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। टॉप केसेस अगर इंडिया में देखेंगे तो टॉप स्टेट्स हैं जो वो है सबसे ऊपर महाराष्ट्र, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटका और ये फिर उत्तर प्रदेश। तो ये 5-6 स्टेट्स है जो कि आप इनके बारे में आइडिया रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो आज का सबसे एक इम्पॉर्टेंट डे है जो सेलिब्रेट किया जाता है आज के दिन, वो है हिंदी दिवस। आज दोस्तों है हिंदी दिवस और आपको मैं बहुत बहुत ज़्यादा इसकी शुभकामनाएं देता हूं कि आप हिंदी बोलने में बिल्कुल भी ना शर्माएं, बिल्कुल भी ना झिझकें। आप इंग्लिश नहीं बोल पाते तो कई बार आप सोचते हैं कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। आप लाइफ में अगर किसी से इंटरेक्ट करना चाहते हैं डे टू डे लाइफ में, अगर वो बंदा इंग्लिश बोल रहा है, आप हिंदी बोल रहे हैं, तो उसे आपको कई बार इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता होगा कि यार वो बंदा कितने अच्छे से इंग्लिश बोल रहा है। अरे वो इंग्लिश बोल रहा है, वो उसकी चाहत है, वो उसे अच्छा लग रहा है, वो उस पर कंफर्टेबल है। आप जिस पे कंफर्टेबल है उस भाषा में बात करिए। अगर वो आपके साथ कंफर्टेबल है तो आपसे बात करेगा, नहीं करेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप दोस्तों देखिए, वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषा है वो है मिंडारिन, जो कि चाइना में बोली जाती है। चाइना कभी भी किसी दूसरे देश की भाषा को प्रमोट नहीं करता। वो जहाँ पे भी यूएन हो, जो सा भी देश हो, हर जगह अपनी भाषा में बोलते हैं और अपनी भाषा को ही प्रमोट करते हैं। और यही रीज़न है कि वो एक तरीके से इस समय ग्लोबल हब बने हुए हैं। अपनी जो पावर है उस पर बिलीव करते हैं और वो पूरी दुनिया पे राज करते हुए नज़र आते हैं। आप देखिए इंडिया है, इंडिया में हिंदी जो है हमारी मातृभाषा बोली जाती है, साथ ही साथ इंग्लिश भी है। लेकिन हिंदी पे जिस तरीके से लोगों का एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि यार मैं हिंदी बोलता हूँ, इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, और ये सब चीज़ों की वजह से एक जो है वो काफ़ी एक गलत आप बोल सकते हैं। क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि हिंदी एक ऐसी चीज़ है ना कि जब आप हिंदी भाषा में किसी से भी वर्ल्ड में कहीं पे भी जाते हैं, हिंदी में आप इंटरेक्ट करते हैं, तो तब तो आपको प्राउड फील होगा। तब तो आपको लगेगा यार चलो ये बंदा अपने जैसा है, अपनी जैसी भाषा बोलता है, हमारे इधर से है। वहीं अगर आप इंग्लिश में ही वहाँ पे भी बोलते हैं ना, तो फिर आपको इतना वो तवज्जो नहीं मिलेगी जैसे कि आप नॉर्मल किसी से बात करेंगे। तो यही चीज़ बोली जा रही है कि आप हिंदी को प्लीज़, इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें। आप अगर हिंदी ही बोलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हर वो चीज़ लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हैं अचीव कर सकते हैं। हाँ, नॉलेज होना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ये कि हिंदी के ही दम पे, तो दैट इज़ नॉट द केस। आप हिंदी बोलिए, अच्छे से बोलिए, उसमें प्राउड फील करिए। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था हिंदी दिवस के बारे में। आई होप यू लाइक दिस। और उसके बाद अब चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। यहाँ पे आज की डेट में बात की जा रही है रिड्यूसिंग इंडियाज़ कैंसर बर्डन,
ये आपका हेल्थ से रिलेटेड GS2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और आप देखिए जिस तरीके से हमारे देश में कैंसर के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी है। हमें अब आज की डेट में चाहिए कि हम फोकस करें रिस्क रिडक्शन पे, अर्ली डिटेक्ट करें कि जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनको जल्दी से जल्दी पता चले कि हाँ भाई इसे अगर कैंसर हो रहा है या फिर होने वाला है, या फिर उसकी जो पुराने जो एंसेस्ट्रल रिपोर्ट्स हैं उस हिसाब से अगर हम देखें तो फिर जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करेंगे तो जल्दी से जल्दी अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएंगे। जो इसकी प्रोग्रामेटिक और पॉलिसी सोल्यूशंस हैं वो हम लेके आ पाएंगे, जिससे कि जो कैंसर बर्डन है उसे हम कहीं ना कहीं रोक पाने में कामयाब होंगे। वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो टोटल लगभग अगर आप ग्लोबल कैंसर इंसिडेंस देखें तो सबसे ज़्यादा केसेस आपको एशिया में नज़र आते हैं। 48.4% जो केसेस हैं वो एशिया में ही नज़र आते हैं। एशिया में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है कैंसर पेशेंट्स के द्वारा। उसके बाद दूसरा नंबर आता है 23.4% यूरोप का। यूरोप से फिर दूसरे सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं। तीसरे पे सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं अमेरिका से 21.0% लगभग। उसके बाद चौथे पे अफ्रीका और पाँचवें पे ओशियाना। ओशियाना बेसिकली ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला पोर्शन है जो कि जहाँ से सबसे कम जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो आते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ व्यू रखिएगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा केसेस जो नंबर ऑफ न्यू केसेस हैं 2018 के अंदर बोथ सेक्सेस के हिसाब से अगर एक कैटेगराइज किया जाए तो सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। अदर कैंसर के बाद मतलब मैं बोल रहा हूँ ब्रेस्ट कैंसर, अदर कैंसर में और बहुत सारे दूसरे तरीके के कैंसर होते हैं जो बॉडी के अलग अलग पार्ट से जुड़े होते हैं, लेकिन जो बॉडी के पार्ट सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट होते हैं अदर कैंसर्स के बाद वो है सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर। और ये देखने को मिलता है महिलाओं में। लगभग 14% जो कैंसर के मरीज़ होते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं। 10.4% जो मरीज़ होते हैं लिप और ओरल कैविटी मतलब जो आपका होंठ और मुंह वाला एरिया होता है वहाँ से आपको जो पेशेंट्स कैंसर के देखने को मिलेंगे। तीसरा जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है 8.4% का वो सर्विक्स यूट्री, जो महिलाओं के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ पे कई बार जो सर्विक्स होता है सर्विक्स वहाँ पे कैंसर हो जाता है। फिर आप लंग में देखेंगे सिगरेट पीने की वजह से बहुत बार लंग में कैंसर देखने को मिलता है। लंग डिजीजेस की वजह से, पोल्यूशन की वजह से कई बार ये कैंसर देखने को मिलता है। 5.9% इसका कंट्रीब्यूशन है। फिर है स्टमक कैंसर बेसिकली 5% कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। इसमें आप बेसिकली देखेंगे तो ज़्यादातर आप जो लोग प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, ओबेसिटी मोटापे का शिकार हैं, या फिर जो लोग बेसिकली गंदा संदा खाते हैं, सड़ा गला खा लेते हैं, वो काफ़ी प्रोलॉन्ग टाइम तक टॉक्सिक चीज़ें उनकी बॉडी में चली जाती तो भी कैंसर, स्टमक कैंसर होता हुआ नज़र आता है। तो इस बारे में भी थोड़ा सा आप आइडिया रखिएगा। फिर यहाँ पे अभी बोला जा रहा है ICMR के द्वारा और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च NCDIR के द्वारा कि जो एक अगस्त 2020 के एस्टिमेट के हिसाब से बोला जाए तो नंबर ऑफ केसेस जो इंडिया के अंदर आए हैं 2020 के अंदर ये हैं 13.9 लाख, लगभग 14 लाख आप बोल सकते हैं कि टोटल पेशेंट्स निकल के आए हैं सिर्फ 2020 के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा हमारे देश में कैंसर के पेशेंट्स अब बढ़ रहे हैं। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अब देखा जा रहा है कि कैंसर के जो केसेस हैं वो पिछले कुछ 10 सालों से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर आप 2017 की एक रिपोर्ट देखें तो इंडिया का जो कैंसर बर्डन था वो लगभग 2.5 गुना मतलब 2.6 टाइम्स तक बढ़ गया 1990 से। अगर आप 2016 के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो आप समझिए कि साल दर साल कितनी तेज़ी से कैंसर के जो मरीज़ हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं थोड़ा सा अपना पर्सनल अपने बारे में, तो मेरे जो फादर थे उनको भी कैंसर हो गया था, उनको लिवर कैंसर था और वो उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। मैं काफ़ी उस समय छोटा था, अपना मैं 12th के एग्ज़ाम दे रहा था उस समय। तो वो एक जो शेड्यूल होता है ना कि जब आपकी फैमिली में किसी को कैंसर होता है आपको ये चीज़ पता होती है कि हाँ मतलब ये कैंसर ऐसी बीमारी है जिससे कोई बच के नहीं जा सकता, तो काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेस टाइम होता है आपकी लाइफ में। आप कुछ भी चाह के नहीं कर सकते, आप सिर्फ देख सकते हैं, तिल इलाज करा सकते हैं, तिल अपने जो जानने वाला है, अपने जो जानने वाले हैं उनको सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं उस मौत के मुंह में जाते हुए। तो बहुत ही एक हार्ड टाइम होता है, मेरे लिए भी था और जिसका मैं खामियाजा आज भी मुझे भुगतना पड़ता है। कई बार मुझे बहुत बार मैं अपने फादर को मिस भी करता हूँ क्योंकि उन्हें वो बहुत ही एक जीवंत इंसान थे। वो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें और करना चाहते थे लेकिन कैंसर ने उन्हें करने से रोक दिया। तो दोस्तों मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपसे क्योंकि
कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे अगर आप मेंटली और सोशली और साइकोलॉजिकली आपको हर तरीके से अगर सपोर्ट मिलेगा ना, तो आप इसे ओवरकम कर सकते हैं। आप अपने ऊपर जहाँ स्ट्रेस हावी होने देते हैं ना, वहीं से आप मात खा जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको किसी भी जानने वाले को भी होता है ना, तो उससे प्लीज़ उसे मोटिवेट करने की कोशिश करिए, उसे बताइए कि नहीं, यही तुम्हारी लाइफ का एंड नहीं है, तुम आगे बहुत कुछ कर सकते हो, बस बिलीव करो अपने आप में और लड़ो। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको बता रहा हूँ। डेथ्स अगर आप देखेंगे ड्यू टू कैंसर, ये डबल हो गई हैं पिछले कुछ समय में। ऑलमोस्ट 2/3 जो कैंसर के केसेस हैं वो लेट स्टेजेस में डिटेक्ट होते हैं, जैसा कि मेरे फादर के केस में भी हुआ था। 3rd स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ था उन्हें। तो कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ये नज़र आती है कि जल्दी जो कैंसर के केसेस नहीं डिटेक्ट होते, उसका रीज़न एक तरीके का आप ये भी बोल सकते हैं कि लोग टाइम टू टाइम अपना जो एक तरीके के चेकअप नहीं कराते हैं, टाइम टू टाइम अपनी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको नहीं ऑब्जर्व करते, जिस वजह से वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। और जब लेटर स्टेज में जब बहुत ज़्यादा उनकी समस्याएँ बढ़ जाती हैं, तब उनको ये पता चलता है कि यार अब तो 3rd स्टेज का कैंसर है, फाइनल स्टेज का है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे पुरुषों के, मेन के साथ में जो अगर सबसे ज़्यादा जो पुरुषों का कैंसर होता है वो सबसे ज़्यादा लंग कैंसर बेसिकली सबसे ज़्यादा पोल्यूशन और जो स्मोकिंग है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कहीं ना कहीं आपको भी मैं हिदायत देना चाहूँगा कि अगर सिगरेट आप पीते हैं या फिर ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड किसी पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो प्लीज़ अपने आप को बचा के रखिए। ओरल एक्टिविटी में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा जो लोग पान मसाला खाते हैं, वही लोग जो है पान मसाले की वजह से इनको कैंसर, ये ओरल कैंसर होता है। स्टमक कैंसर जैसा मैंने आपको बताया, गंदी संदी चीज़ें खाने से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से कई बार ये स्टमक कैंसर। उसके बाद ईसोफेगस, ये घेगा जिसे गले का कैंसर बोलते हैं, गला पूरी तरीके से सूज आता है, इन्फेक्शन हो जाता है। वहीं अब महिलाओं की, वुमेन की अगर बात करें तो वुमेन में सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट में गांठ पड़ जाती है जिसकी वजह से ये जो गांठ है वो काफ़ी ज़्यादा बल्ज होके फिर उसमें कैंसर का रूप ले लेती है। फिर सर्विक्स, ये गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर है। इसमें आप कई बार देखते होंगे कि जो अबॉर्शन टेक्निक्स हैं हमारे देश में, जो कई बार अबॉर्शन जो अलाउड नहीं है कि अबॉर्शन नहीं करा सकते, उसकी वजह से जो इलीगल तरीके से अबॉर्शन किए जाते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा बार ऐसे केसेस निकल के आते हैं। साथ ही जो पर्सनल पार्ट्स हैं वुमेन के, वो लोग जब साफ़ सफाई नहीं रखती तो वहाँ पे वो भी एक रीज़न होता है सर्विक्स कैंसर का। साथ ही ऐसा ही कुछ होता है ओवरी कैंसर में भी। गॉल ब्लैडर का कैंसर भी काफ़ी प्रेवलेंट है महिलाओं में इंडिया की। उसके बाद आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो टोबैको का जो इस्तेमाल है, मतलब जो तम्बाकू का इस्तेमाल है, मेरी समझ से चाइना में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा तम्बाकू का सेवन होता है, उसके बाद शायद इंडिया में होता है। थोड़ा सा ये मेरे को कन्फ्यूजन है, लेकिन आप देखिएगा ज़रूर कि कहाँ पे टोबैको सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जाती है। टोबैको एक तरीके से यूज़ करने की वजह से जो कैंसर का रिस्क है लगभग बोला जाता है कि 27% तक बढ़ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो तम्बाकू खाना है, तम्बाकू पीना है, ये कितना ज़्यादा आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है। लेकिन तब भी लोग समझना नहीं चाहते। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊँ, ये ओवेरियन कैंसर के बारे में, ये ब्रेस्ट कैंसर के बारे में और ये सर्विक्स कैंसर के बारे में बताया गया है। ये बेसिकली सर्विक्स वाला पार्ट होता है। यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है, जो एक तरीके से बीमारी है वो बढ़ जाती है। थोड़ा सा घाव छोटा होता है, फिर घाव बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाता है। यहीं फिर ओवेरियन कैंसर, आपको ये फैलोपियन ट्यूब में बेसिकली ये कैंसर देखने को मिलेगा। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। फिर ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में, जबकि आजकल तो इतना ज़्यादा मतलब सुविधाएं हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इतना ग्रोथ हो गया है कि अगर आप हर 6 महीने 1 साल में अपना बॉडी टेस्ट कराते रहें तो आपको ये सब चीज़ें आसानी से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन तब भी अवेयरनेस की कमी ना होने की वजह से कई बार ऐसी बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। फिर यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अगर आप अपने आप को बचा के चलें, अपना एक सिंपल पाथ लेके चलें लाइफ में, तो आप इन सब कैंसर्स की वजह से बच सकते हैं। जैसे कि अल्कोहल को अवॉइड करें, डाइट जो है वो प्रॉपर रखें, घर का खाना खाएं। अभी अगर मैं आपको बताऊं, कोरोना की वजह से सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है कि लोग काफ़ी ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करने लगे हैं। लोग टाइम टू टाइम अपने हाथ सैनिटाइज करते हैं, कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही करते हैं, घर का खाना खा रहे हैं और बाहर भी तभी निकलते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं अब जो दूसरी बीमारियां हैं
कोरोना के अलावा वो बीमारियों से काफ़ी ज़्यादा लोग सेफ फील कर रहे हैं। लो फिजिकल एक्टिविटी आज की डेट में आप देखेंगे जो कंप्यूटर बेस्ड जॉब्स हैं और जो कोरोना वायरस की वजह से जो लोग अब होम बेस्ड जॉब्स हो गई है, ज़्यादातर बच्चे जो लड़के जो जॉब्स कर रहे हैं वो घर पे बैठ के ही जॉब कर रहे हैं। घर पे ओबेसिटी, वो कुर्सी में बैठे हुए हैं दिन भर लैपटॉप के सामने, तो वो एक ओबेसिटी होती है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है नहीं, जिस वजह से मोटापा भी हो जाता है और दूसरी बीमारियां भी लगने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओबेसिटी, उसके बाद पोल्यूशन, ये सब चीज़ें मैं आपको जो इस एडिटोरियल में बता रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफ में अगर आप इंप्लीमेंट करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं कैंसर को आप नलीफाई कर पाएंगे, उससे बच पाएंगे। कैंसर की वजह से आप देखेंगे ना सिर्फ जान जाती है बल्कि एक सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में पड़ता है। जैसे कि अगर कोई एक आम इंसान है जिसके किसी घर में किसी को, मान लीजिए कोई कमाने वाला है, उसके घर में किसी को कैंसर हो गया, तो फिर आप सोचिए वो जो बंदा है वो तो उसकी जान जाएगी ही जाएगी, और उसका जो इलाज कराने के लिए जो लोग हैं वो लोग भी अगर सारा पैसा इसमें लगा देंगे तो ये एक तरीके से बिल्कुल ज़मीन में आ जाते हैं, वो तो बंदा नहीं बचता। साथ ही साथ जो मैं अगर आपको बताऊं बेसिकली जो इलाज कराने में पैसा होता है वो भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, जिस वजह से जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं वो उनकी काफ़ी ज़्यादा डिटीरियोरेट हो जाती हैं और वो एक तरीके से ज़मीन पे आ जाते हैं, वो उनके पास कुछ भी नहीं रह जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद कैंसर को अगर आपको कम करना है तो आपको जो सोशियो इकोनॉमिक इनिक्विटी है इसको कहीं ना कहीं एड्रेस करना पड़ेगा। गरीबों तक जिसको भी इलाज की ज़रूरत है कम और सुलभ इलाज मिल सके, अच्छा इलाज मिल सके, जिससे कि वो टाइम टू टाइम अपने आप को एक तरीके से हेल्दी रखेंगे, मेंटेन रखेंगे, तो वो इन चीज़ों से बच पाएंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ और एक्सेलरेटिंग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें भी काफ़ी बार यही बात बोली जाती है। आपको अगर मैं बताऊं तो एक मिनट, ये देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हेल्थ के बारे में बोला जाता है कि कैसे आपको हेल्थ को एक प्रायोरिटी दे के चलनी है, आसानी से सभी को अच्छी हेल्थ मुहैया हो, सबको आसान और सुलभ इलाज मिले, ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। और कैंसर जैसी बीमारी में अगर आपको सस्ता और अच्छा इलाज मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके का सोशियो इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है उससे बचा जा सकता है। फिर यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ और एक मिनट, हाँ, तो ये बोला जा रहा है कि हमें सबसे ज़्यादा इस समय फोकस करना चाहिए दो तीन जो की एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि रिस्क की जो रिडक्शन है इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद अर्ली डिटेक्शन और प्रोग्रामेटिक जो है ये इम्प्लीमेंट करके चलना चाहिए। पॉलिसी सोल्यूशंस, प्रॉपर पॉलिसी सरकार को लेके आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर हम प्रॉपरली रिस्क को कम कर पाए, जैसे कि अगर हम सुबह सुबह रोज़ उठ के टहलने जाएं, अपना घर में साफ़ सुथरा खाना खाएं, बिल्कुल अपनी एक हाइजीन मेंटेन करके रखें, तो कहीं ना कहीं हम ऑटोमेटिकली इन चीज़ों से बच पाएंगे। और अर्ली अगर मान लो किसी को कुछ स्टार्टिंग में ही तकलीफ होती है उसका ही तुरंत टेस्ट करवा लिया और पता करने की कोशिश की कि भाई क्या दिक्कत है शरीर में, तो वो भी एक अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों पर अगर ध्यान रखेगा तो लगभग बोला जा रहा है 50 to 60% जो कैंसर केसेस हैं इनको अवॉइड किया जा सकता है अगर आप इन रिस्क फैक्टर्स को जो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करेंगे। जो कम्युनिटी जो एम्पावरमेंट है वो थ्रू किया जा सकता है मल्टी सेक्टोरल अप्रोच के द्वारा, जिससे में कि आप देखेंगे गवर्नमेंट, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स और सिविल सोसाइटी मिल के अगर साथ आए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर हेल्थ लिटरेसी को प्रमोट किया जाए और सर्टेन बिहेवियर, जिससे कि जो रिस्क पोटेंशियल है, रिड्यूस पोटेंशियल है, उसको रिस्क फैक्टर को रिड्यूस किया जा सकता है। मतलब जैसे आपको मैं बताऊं, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स लेके आए, प्राइवेट जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी इसका सही से एक अवेयरनेस दें कि भाई आप ऐसे ऐसे खाएं, सही से खाएं, सही से अपनी दिनचर्या को मेंटेन करें, तो आप इस बीमारी से फ्यूचर में बच सकते हैं। सिविल सोसाइटी में आप देखेंगे जो मीडिया है एक इम्पॉर्टेंट, जो हमारे जो डेमोक्रेसी है उसका फोर्थ पिलर जिसे बोला जाता है, उसे चाहिए कि वो फालतू के मुद्दों पे ना बात करके इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ में लोगों को अवेयरनेस दे, लोगों को अवेयर कराए। कंगना रनौत जैसे केस आप देखिए, रिया चक्रवर्ती, इन सब चीज़ों में पड़ी रहती है मीडिया, लेकिन लोगों को सही जो असल मुद्दे हैं जिनके बारे में बताना चाहिए, मीडिया को अवेयर करना चाहिए। आप देखिए बेरोजगारी पे नहीं बात करते हैं, एनवायरनमेंट पे बात नहीं करते, हेल्थ पे बात नहीं करते, एजुकेशन पे बात नहीं करते, और इन सब इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के अलावा सभी चीज़ों पे मीडिया के पास टाइम है बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मीडिया को अपना एक फ्यूचरिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक रोल अपनाते हुए जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करना चाहिए, जिससे कि लोग
बड़ी बड़ी और घातक बीमारियों में जाने से बच सके, ऐसा यहाँ के जो पर्सपेक्ट में मैं बोल रहा हूँ। इम्प्रूव्ड अवेयरनेस कैन ऑल्सो प्रिवेंट स्टिग्मा अटैच्ड डिजीजेस। तो यही सब मैंने आपको बताया कि अगर लोगों के अंदर अवेयरनेस होगी कि पता होगा भैया ये करने से कैंसर हो सकता है या ये करने से हमें इस तरीके की बीमारी लग सकती है, तो फिर वो भी अपना बच के रहेंगे। यहाँ पे ये भी कि हम इंश्योर करें कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसका जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छे से उसको स्ट्रेंथन किया जाए, और जो एक्सेस टू स्क्रीनिंग एंड वैक्सीनेशन है, अर्ली डिटेक्शन, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट, इन सब चीज़ों पे काम होगा तो कहीं ना कहीं कैंसर का जो बर्डन है वो कम किया जा सकेगा। स्क्रीनिंग बेसिकली देखेंगे, जैसे टाइम टू टाइम अगर वैक्सीन आप लगा देते हैं, जैसे कि अभी आप कोरोना चल रहा है, कोरोना की वैक्सीन ढूंढी जा रही है कि आप वैक्सीन अगर किसी को लगा देंगे तो कोरोना नहीं होगा उसको। पोलियो की अगर वैक्सीन आप लगा देंगे तो पोलियो होगा नहीं। ऐसे ही अगर कैंसर की वैक्सीन टाइम टू टाइम लोगों को लगा दी जाए जो भी है, तो फिर उससे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, लोगों को कैंसर नहीं होगा। अर्ली डिटेक्ट हो जाए केसेस तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ट्रीटमेंट जो है वो अफोर्डेबल हो जाए, सस्ता ट्रीटमेंट मिले, जिसमें लोग एक गरीब आदमी से लेके जो एक मिडिल क्लास आदमी है वो हर इंसान अपना ट्रीटमेंट करा सके, तो काफ़ी ज़्यादा एक हेल्प मिलेगी लोगों को कैंसर बर्डन कम करने के लिए। इंडिया को बोला जाता है इंडिया इज़ कमिटेड टू अचीविंग 1/3 रिडक्शन इन कैंसर रिलेटेड डेथ्स बाय 2030। मतलब 2030 तक हम 1/3 तक कमी लेके आ जाएंगे कैंसर की वजह से होने वाली मौतों में। अपार्ट फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इट हैज़ मेड अ कंसिडरेबल प्रोग्रेस। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके हिसाब से बात की जा रही है और काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस भी देखने को मिल रही है। सरकार काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, ये सब चीज़ों पे काफ़ी फोकस दिया जा रहा है। हालांकि इंडिया का कुछ जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट भी दिखाई है, जैसे कि अब पर्सनल हाइजीन पे लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस दिखाते हैं। जो डिस्टेंट ड्राइवर्स होते हैं कैंसर के, इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं। उल्टा सीधा सड़ा गला चीज़ें नहीं खाते हैं, गंदे संदे तेल में बनी हुई चीज़ें नहीं खाते हैं, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी हैं। सरकार जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स भी हैं इसके लिए चलाती हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि आपने सुना होगा आयुष्मान भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत अभियान, पोषण अभियान, उसके बाद प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जिसे आप PMBJP बोलते हैं। तो ये सारे आप सोचिए ना कि सरकार इतनी सारे प्रोग्राम्स लेके आती है, तो अगर इन्हीं सारे प्रोग्राम्स को आप इंटीग्रेट करके एक हेल्थ प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर सारे कैंसर की अलग पॉलिसी हो, एड्स की अलग पॉलिसी हो, हर चीज़ के लिए आप अलग अलग वो लेके आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी लोगों को भी। एक कन्फ्यूजन जो है बहुत सारी स्कीम्स आने की वजह से हो जाता है, उससे लोग बच पाएंगे। तो ये सब आप आइडिया रखिएगा। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में भी आइडिया रखिएगा। जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये अलग अलग जो वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट इशूज़ हैं जिनको कि वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, इन इश्यूज़ को टैकल करना है, उन सब बारे में बात की जाती है। जब भी आप आंसर राइटिंग लिखें, डायरेक्ट आप जहाँ पे भी जो भी आंसर लिखें उसमें अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर कोट करिए। जो भी आपको, जैसे आप पॉवर्टी पे लिख रहे हैं तो पॉवर्टी पे बताइए कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 में ही बात की जाती है पॉवर्टी के बारे में, और आप समझ सकते हैं यहीं से कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है पॉवर्टी का कि वो उसे कम करा जाए। ऐसे आप बता के अपने आंसर्स को निखार सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। जो दूसरे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जैसे कि सरकारों के द्वारा, वो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी में नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, कि कैसे तम्बाकू का जो सेवन है उस पर रोक कम कराई जाए, लोग सेवन कम करें। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, स्ट्रोक, इन सारी बीमारियों पे कैसे कंट्रोल लगाया जाए, कैसे रोकथाम करी जाए। कि लोग जो डायबिटीज़ है आजकल बहुत प्रेवलेंट हो गई है, हर दूसरे चौथे बंदे को आप देखेंगे भैया क्या हो गया, भैया डायबिटीज़ है, शुगर हो गई यार, मीठा नहीं खा सकते। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, मेहनत करना नहीं चाहते, सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, पसीना नहीं निकालना चाहते अपने शरीर से, तो आप सोचिए कैसे ही वो इन सब बीमारियों से बचेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप अगर WHO की आप रिकमेंडेशन देखें तो उसमें बोला जाता है कि लगभग आप पर डे 10,000 कदम चलते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं आप एक स्वस्थ इंसान बनेंगे और आपकी बॉडी जो है काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी फिट रहेगी। स्ट्रोक अलग तरीके का इशू है, बहुत बार आपने सुना होगा। इवन बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस बोल रहा हूँ, जो बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स भी हैं, इसमें आपको सुना होगा श्रीदेवी हो गई, उसके बाद
अभी ऋषि कपूर की डेथ हुई। तो ये सब जो लोग हैं, काफ़ी बड़े लोग हैं, इनको भी स्ट्रोक जैसी बीमारियों से मरते नज़र आते हैं। आम आदमी को भी बहुत बार स्ट्रोक देखने को मिलता है। तो स्ट्रोक भी अगर आप देखें कि सिगरेट का सेवन ना करें, नशा पत्ती ना करें, शराब ना पिएं, ज़्यादा पोल्यूशन एनवायरनमेंट में ना रहें, तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों से बच के चल सकते हैं। हरी सब्जियां खाएं, फल खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जूस पीजिए, इन सब चीज़ों से आप अपने आप को बचा पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़, एक्सरसाइज ज़रूर करते रहिए। ये आपसे मेरी पर्सनल अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है। तो थैंक यू गाइज, ये था आज का टोटल लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। मेरा टेलीग्राम चैनल से आप PDF स्लाइड्स पूरी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जय हिंद।